हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हमारी बात चल रही थी धात्विक ठोस के ऊपर, और धात्विक ठोस में हमने क्या पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? धातु परमाणुओं का व्यवस्थित समूह जो चारों तरफ से मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा घिरा होता है धात्विक ठोस कहलाता है। ठीक है, ये धात्विक ठोस की डेफिनेशन हो गई। अगर कोई आपसे ये पूछे कि धात्विक ठोस में अवयवी कण क्या है, तो आप क्या कहोगे? धातु ही है, मेटल ही है। और मेटल क्या होता है? मेटल क्या होता है? मेटल चमकीला होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन त्यागता है, त्यागने का गुण पाया जाता है। मेटल में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता मतलब तार वगैरह खींचे जा सकते हैं। मेटल जो है, धातु जो है, उसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, चद्दर वगैरह बनाई जा सकती है। उसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है धातु का। धातु में उष्मीय और विद्युत चालकता का गुण पाया जाता है। ये सारे गुण पाए जाते हैं मेटल में। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम इसका लेना चाहें तो क्या कहेंगे हम? जैसे आपका Au है, Ag है, जैसे आपका एल्यूमिनियम है, जैसे आपका कॉपर है, जैसे आपका आयरन है आदि। ये सारे के सारे क्या हैं? ये धात्विक ठोस, जिनमें अवयवी कण क्या है? धातु परमाणु है। और जो किसके द्वारा घिरा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा घिरा होता है। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। आगे हम इसकी बात करते हैं। नोट करो एक बार इसको आप लोग। ठीक है, तो देखो भाई, मेटालिक जो ठोस है, धात्विक जो ठोस है, इसमें जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, वो पूरे क्रिस्टल में समान रूप से विस्थानीकृत होता है, घूमता रहता है। देखो हमने क्या कहा था? चालकता के लिए दो कंडीशन, चालकता के लिए दो शर्तें। कौन कौन सी? या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या मुक्त आयन होना चाहिए। तो देखो भाई, यहां पे क्या है? हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये संपूर्ण क्रिस्टल में, संपूर्ण क्रिस्टल जालक में समान रूप से विस्थानीकृत होता है, समान रूप से विस्थानीकृत होता है, डीलोकलाइज होता है। विस्थानीकृत, डीलोकलाइज होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, वो संपूर्ण क्रिस्टल जालक में समान रूप से विस्थानीकृत रहता है, घूमता रहता है, डीलोकलाइज रहता है। और हमें क्या चाहिए? चालकता के लिए ये कंडीशन हमें चाहिए। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? इस गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो धात्विक ठोस है, उनमें विद्युत चालकता का गुण पाया जाता है। तो क्या कहेंगे हम? विद्युत व ऊष्मीय चालकता, विद्युत व ऊष्मीय चालकता पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और उसके कारण क्या होगी भाई? विद्युत और ऊष्मीय चालकता पाई जाएगी। अब देखो धातु है, हम यहां पे ये भी ऐड कर सकते हैं, मेटल है हमारे पास, तो मेटल का गुण क्या है? तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब तार खींचे जा सकते हैं। आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, तन्यता का गुण भी पाया जाता है। ठीक है, अब देखो धातु है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता भी आती है और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धातु का कलर भी शो होता है। तो हम ये कह सकते हैं
कि इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धातु कैसी होती है, चमकीली होती है, या उसमें रंग पाया जाता है, चमकीली, या फिर हम ये कह दें धातु में रंग पाया जाता है, धातु रंगीन होती है, रंगीन होती है। रीजन क्या है, वही मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां से हमने देखो दो चीजें सीखी है। चालकता की जो कंडीशन है वो क्या है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फ्री आयन चाहिए, मुक्त आयन चाहिए। ये विद्युत चालकता और उष्मीय चालकता की कंडीशन है। ठीक है, और हम कलर की अगर बात करें, रंग की अगर हम बात करें, तो हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन के कारण ही कलर आता है। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम आगे चल के, आएगा हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही आएगा कलर वाला कॉन्सेप्ट, तब पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये धात्विक ठोसों की बात हो गई। तीसरा प्रकार है ये, ठोसों का तीसरा प्रकार है। ठीक है, अब लास्ट प्रकार हम पढ़ेंगे, लास्ट जो टाइप है वो आपका बचा है सहसंयोजक ठोस। एक बार इसको नोट कर लो आप लोग। ठीक है, तो हमारा जो अगला प्रकार है वो है सहसंयोजक ठोस। फोर्थ जो टाइप है हमारा वो है सहसंयोजक ठोस या कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड जिसे हम लोग कहते हैं सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस। ठीक है, कोवलेंट सॉलिड, इसका एक नाम और भी है, नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड, ये भी इसका नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे, सहसंयोजक ठोस होता क्या है। देखो भाई सुनना ध्यान से, ठोस मतलब अवयवी कणों की क्लच पैकिंग, और इसमें अवयवी कण जो है वो क्या होंगे, परमाणु होंगे। अवयवी कण परमाणु होंगे, लेकिन उसके अंदर परमाणु के अंदर जो बॉन्ड होगा, जो बॉन्ड का टाइप होगा वो क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड। मतलब हम ये कहेंगे सहसंयोजक ठोस में जो अवयवी कण है वो परमाणु ही होंगे, लेकिन बॉन्ड का प्रकार कैसा होगा, सहसंयोजक। देखो नाम से पता चल रहा है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, वह ठोस जिसमें अवयवी कण परमाणु होते हैं और उन परमाणुओं के मध्य प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है, क्या कहलाएगा, सहसंयोजक ठोस। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। एक बार फिर से सुनो, सहसंयोजक ठोस में अवयवी कण क्या होंगे, परमाणु होंगे, एटम ही होंगे, लेकिन बॉन्ड कैसा होगा, बॉन्ड कैसा होगा, बॉन्ड सहसंयोजक होगा, कोवलेंट होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इसका जो पहला पॉइंट अगर हम देखें तो देखो भी, पहला पॉइंट इसका क्या हुआ, अवयवी कण क्या होंगे, परमाणु। अवयवी कण परमाणु। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, एटम्स होंगे। बंध के प्रकार की हम बात करें, परमाणुओं के बीच कैसा बंध, सहसंयोजक। परमाणुओं के मध्य प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है, प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ठीक है, अवयवी कण परमाणु है लेकिन उनके मध्य प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अब देखो एक बात और आप लोग यहां पे ध्यान रखना, जो सहसंयोजक बंध है
ये सहसंयोजक बंध है, इसकी जो प्रकृति है वो दिशात्मक होती है, डायरेक्शनल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। और दिशात्मक प्रकृति क्या होती है? दिशात्मक प्रकृति से ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, अतिव्यापन ज्यादा होता है कक्षकों का, जिसके कारण प्रबल बॉन्ड का निर्माण होता है, प्रबल बंध का निर्माण होता है। तो हम ये कहेंगे यहां पे सहसंयोजक बंध की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? दिशात्मक, और इसीलिए ये क्या होते हैं? प्रबल होते हैं, ठीक है। डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है इसमें, दिशात्मक प्रकृति, दिशात्मक प्रकृति के कारण सहसंयोजक बंध जो है वो कैसा बनेगा? प्रबल। दिशात्मक प्रकृति के कारण सहसंयोजक बंध मजबूत होता है, मजबूत होता है, ठीक है। अब देखो, दिशात्मक प्रकृति के कारण ही ये जो परमाणु है ये सहसंयोजक बॉन्ड बना बना के एक विशाल अणु का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे? ये जो सहसंयोजक ठोस है इनका एक नाम और भी है, और वो क्या है? विशाल अणु, विशाल अणु, मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। छोटे छोटे परमाणु सहसंयोजक बंध का निर्माण कर रहे हैं और प्रबल बंध का निर्माण कर रहे हैं, जिससे एनर्जी ज्यादा मिलेगी और ये जुड़ते जाएंगे एक विशाल अणु का निर्माण कर लेंगे, जिसे हम मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? सहसंयोजक ठोस में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये कठोर होते हैं, और कठोर भी कितने? बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। रीजन क्या है? दिशात्मक प्रकृति के कारण, ठीक है। आपने सुना होगा हीरा जो है वो प्रकृति के ठोस पदार्थों में से एक है। सबसे कठोर कौन है? हीरा। और उसका रीजन क्या? दिशात्मक प्रकृति के कारण सहसंयोजक बंध कैसा होता है? मजबूत होता है, ठीक है। तो देखो, विशाल अणु का ये निर्माण कर रहे हैं, सहसंयोजक बंध के कारण ये क्या हो जाएंगे? कठोर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहां पे? प्रकृति कैसी? कठोर, कठोर प्रकृति। और विद्युत के कुचालक, विद्युत के कुचालक, ठीक है। तो ये बात हो गई सहसंयोजक ठोस की। अब इसमें भी देखो, दो चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो, हमने कहा सहसंयोजक ठोस की प्रकृति कैसी? कठोर, ठीक है। और सहसंयोजक ठोस का नेचर कैसा? कुचालक, इंसुलेटर होता है। विद्युत चालकता इसमें नहीं पाई जाती, लेकिन इसके भी एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है इसके, उन्हीं की हम बात करते हैं। नोट करो एक बार, ठीक है, फिर हम देखते हैं इन दोनों पॉइंट को। देखो भी सुनना, सहसंयोजक ठोस जो है वो कठोर होता है, ठीक है। सहसंयोजक ठोस जो है वो कुचालक होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है, जो ग्रेफाइट है वो ना तो कठोर होता है और विद्युत का कुचालक भी नहीं होता है, चालक होता है विद्युत का। इसका मतलब एक अपवाद है सहसंयोजक ठोस में, पूछा गया है। सहसंयोजक ठोस में एक अपवाद है, ग्रेफाइट, जो कैसा होता है? कठोर नहीं होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, और विद्युत का कुचालक नहीं होता है, चालक होता है, कंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये अपवाद इसका ध्यान रखना। अब इसका भी रीजन है, ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है, ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों होता है। देखो भाई, ग्रेफाइट की जो संरचना है
वो लेयर्स के रूप में पाई जाती है, परतों के रूप में पाई जाती है, और एक परत दूसरी परत के ऊपर जमा होती है। तो ये जो परतें हैं ये फिसलती रहती है, इसलिए ये कैसा होता है, मुलायम होता है। कौन, ग्रेफाइट। सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट एक संयोजक ठोस है लेकिन मुलायम होता है, विद्युत का चालक होता है। क्यों होता है? मुलायम का रीजन मिल गया क्योंकि इसकी जो संरचना है वो किसके रूप में पाई जाती है, परतों के रूप में, लेयर्स के रूप में, और परत जो है वो एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं विद्युत चालकता की। ठीक है, तो देखो भाई सुनना, ग्रेफाइट की अगर हम बात करें, देखो कार्बन होता है, हम जानते हैं डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, सब में क्या है, कार्बन है। तो इसमें जो कार्बन एटम है उसका संकरण होता है sp2। ग्रेफाइट में जो कार्बन का संकरण होता है वो क्या होता है, sp2। और sp2 मतलब हमारे पास कितने संकृत कक्षक हैं, 3। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे, 3। तो देखो भाई सुनना ध्यान से, ये कार्बन है, एक बॉन्ड इधर से बना लिया, एक बॉन्ड इधर से बना लिया, एक बॉन्ड इधर से बना लिया। फिर से सुनना, ग्रेफाइट में संकरण कौन सा, sp2। डायमंड की बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। डायमंड में संकरण कौन सा होता है, sp3। ठीक है, यहां कौन सा होता है, sp2। sp2 का मतलब हमारे पास संकृत कक्षक कितने हैं, संकरण पढ़ा है आपने 11वीं क्लास में, संकरण पढ़ा है आपने। ठीक है, संकरण में कौन भाग लेता है, संकृत कक्षक। ठीक है, और वो क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है संकरण के बारे में, लगभग समान ऊर्जा और भिन्न भिन्न आकृति के आपस में मिश्रित होकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करके लगभग समान ऊर्जा के नए कक्षक बनाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, संकृत कक्षक कहते हैं। तो 3 है यहाँ पे, जितने संकृत कक्षक होंगे उतने ही बॉन्ड का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 संकृत कक्षक है, 3 बॉन्ड बना लिए। अब हम ये जानते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, अभी बाह्यतम कोश की हम बात कर रहे हैं, 2s2 2p2। 1s2 की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, फिर भी लिखना चाहो तो लिख दो 1s2 2s2 2p2। हम तो बाह्यतम कोश की बात करेंगे। तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने, 4। देखो हम बाह्यतम कोश की ही बात क्यों करते हैं, क्योंकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, देखो भी समझना, ये आपका न्यूक्लियस नाभिक है और चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। मान लिया इसके बाह्यतम कोश में ये 2 इलेक्ट्रॉन है और अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, समझना, नाभिक पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। हम जानते हैं प्रोटॉन होता है नाभिक में, पॉजिटिवली चार्ज है नाभिक, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो देखो जो इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा उसको ये नाभिक ज्यादा आकर्षित करेगा, क्योंकि देखो हम जानते हैं बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। ठीक है, तो आसानी से कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये। क्यों, क्योंकि ये नाभिक जो है इससे दूरी पर है, इस इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के मध्य जो आकर्षण है वो कम है इसकी तुलना में। तो इन इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण है इस नाभिक का वो कम है, इन पर ज्यादा है। मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को नाभिक पकड़े रहता है और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बॉन्ड बनाने में भाग ले लेते हैं। तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की ही हम बात करेंगे, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं बॉन्ड बनाने में। ठीक है, चलो अब देखो कार्बन है और कार्बन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 4। 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त बच गया, फ्री बच गया। और फ्री इलेक्ट्रॉन बैठेगा क्या, नहीं, शैतानी तो करेगा, खाली दिमाग शैतान का घर है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इस क्रिस्टल में घूमता रहेगा और इसी के कारण क्या आ जाएगी, चालकता। चालकता की कंडीशन, फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया और यही हमें चाहिए चालकता के लिए। इसीलिए ग्रेफाइट जो है वो चालक होता है। फिर से सुनना, सभी सहसंयोजक ठोस कठोर होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो मुलायम भी होता है। क्यों होता है, उसका रीजन बता दिया। उसकी संरचना जो है वो लेयर्स के रूप में पाई जाती है और वो कंडक्टर भी है विद्युत का, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। उसका संकरण कौन सा है, sp2, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री बचता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो ये बात हो गई ग्रेफाइट की। अब थोड़ी सी बात हम डायमंड की भी कर लेते हैं। आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि जो डायमंड है वो विद्युत का कुचालक क्यों है, क्योंकि डायमंड जो है
वो सबसे कठोर है। सुन लेना भाई, हार्ड है, हार्ड नेचर का है डायमंड। ठीक है, डायमंड की भी हम बात कर लेते हैं। कठोर है ये नेचर का, कठोर प्रकृति का है। और हम ये जानते हैं पृथ्वी पर कठोर पदार्थों में से एक है डायमंड, सर्वाधिक कठोर है डायमंड। ठीक है, अब ये विद्युत का कुचालक है। क्यों? क्योंकि डायमंड में जो कार्बन परमाणु है इसका संकरण कौन सा होता है? sp3। संकरण कौन सा होता है भाई? sp3। और sp3 में संकरण में संकृत कक्षक कितने हैं? 4। 1 s 3 p मिलकर कितने संकृत कक्षक बनाएंगे? 4 sp3 संकृत कक्षक बनाएंगे। इसका मतलब 4 बॉन्ड बनेंगे। तो एक जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बनाएगा भाई? 4। देखो ये लो 4 बॉन्ड बना लिए। कार्बन के बाह्यतम क्रॉस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के काम आ गए। क्या इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है? नहीं। क्या इसमें चालकता आएगी? नहीं। इसीलिए डायमंड कुचालक है और सर्वाधिक कठोर पदार्थों में से एक है। बहुत कठोर है डायमंड। ठीक है, जिसको हम किसी भी कठोर पदार्थ को काटने में भी यूज करते हैं डायमंड को। तो ये बात हो गई हमारे सहसंयोजक ठोस की। ठीक है भाई, तो हमने ठोस के प्रकार पढ़े। सबसे पहले हमने ठोस के 2 प्रकार पढ़े, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद हमने बंधन के आधार पर 4 प्रकार पढ़े। आणविक ठोस, जिसके भी हमने 3 प्रकार पढ़े, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस, सब पढ़ चुके पीछे की क्लासों में। दूसरा हमने आयनिक ठोस पढ़ा, उसकी भी हम बात कर चुके हैं। आयनिक ठोस में अभिविकर्ण क्या होंगे? आयन होंगे। तीसरा हमने आज धात्विक ठोस पढ़ा पिछली क्लास में, और धात्विक ठोस में अभिविकर्ण क्या होंगे? धातु होंगे। और चौथा हमने कोवलेंट सॉलिड पढ़ा, सहसंयोजक ठोस पढ़ा, जिसमें अभिविकर्ण क्या होंगे? परमाणु ही होंगे। ठीक है, और परमाणु होंगे लेकिन बॉन्ड कैसा होगा? कोवलेंट। और हमने ये पढ़ा सभी सहसंयोजक ठोस कठोर होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो कैसा होता है? मुलायम होता है और विद्युत का चालक होता है। और इसका रीजन हमने देख लिया। ठीक है, क्लियर है? ये हमारे ठोस की बात हो गई। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करेंगे क्रिस्टल जालक की, क्रिस्टल लैटिस की। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक देखो भाई क्या होता है, बहुत सिंपल इसी परिभाषा है। कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, ठोस है, द्रव है, गैस है, किसके द्वारा बना होता है? अवयवी कणों के द्वारा। और ठोस की हमने बात कर रही, ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास होते हैं, क्लॉच पैकिंग होते हैं। ठीक है, और ठोस में भी रियल में ठोस कौन सा होता है? रियल में ट्रू सॉलिड कौन सा है? क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस को तो हम ठोस की कैटेगरी में लेते ही नहीं। वो तो कैसा है? आभासी ठोस है। ऐसा लगता है हमें कि ये ठोस है, रियल में वो ठोस नहीं है। तो देखो क्रिस्टल जालक क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? ठोस किससे बनता है? अवयवी कणों से, अवयवी कणों की क्लॉच पैकिंग से, अवयवी कणों की क्लॉच पैकिंग से। बिल्कुल नियरेस्ट होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है, अवयवी कण क्या होते हैं? अवयवी कण क्या होते हैं? अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं अभी? क्या क्या हो सकते हैं? आपका अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है और आयन हो सकता है। तो किसी भी ठोस में ये 3 ही हो सकते हैं, अणु, परमाणु या आयन। और इनकी 3D में, त्रिविम में जो नियमित और निश्चित ज्यामिति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। ठीक है, फिर से सुनना भाई। अवयवी कणों की 3D में, त्रिविमीय आकाश में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति होती है। इस निश्चित नियमित ज्यामिति को ही हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? क्रिस्टलीय ठोसों में, क्रिस्टलीय ठोसों में
अवयवीकरण त्रिविमीय रूप से त्रिविमीय आकाश में 3D में नियमित व निश्चित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। नियमित व निश्चित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। व्यवस्थित रहते हैं। और इस व्यवस्था को ही क्या कहते हैं हम? क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल जालक। अवयवी कणों की इस त्रिविमीय नियमित व्यवस्था को इस त्रिविमीय नियमित व्यवस्था को क्या कहेंगे भी? क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई क्रिस्टल जालक की। तो देखो भी, सुनना ध्यान से। क्रिस्टल जालक हम किसे कहते हैं? अवयवीकरण है, हम जानते हैं, अणु, परमाणु या आयन हो सकता है। और अवयवी कणों की 3D में, त्रिविमीय आकाश में एक नियमित व्यवस्था होती है और उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लेटिस, स्पेस लेटिस भी कहते हैं इसे। ये क्रिस्टल जालक की परिभाषा हो गई। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे, इसको नोट कर लो आप लोग एक बार। क्रिस्टल जालक की परिभाषा हो गई है, अवयवी कणों की त्रिविमीय आकाश में निश्चित और नियमित जो व्यवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। ठीक है, चलो आगे हम बात करेंगे एकक कोशिका की, यूनिट सेल की। एकक कोशिका, यूनिट सेल, इकाई सेल क्या होता है? सुन लो एक बार। एकक कोशिका कोई भी क्रिस्टल जालक है, उसकी सबसे छोटी इकाई है, या हम ये कह दें उसका एक प्रतिबिंब है, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? एकक कोशिका, यूनिट सेल। जैसे मान लो ये रूम हमने बनाया और इसमें बहुत सारी ईंट हमने लगाई, तो एक जो ईंट है उसकी बार बार पुनरावृत्ति की हमने और उससे क्या बन गया? ये रूम बन गया। तो इस रूम की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? ईंट। तो यही यूनिट सेल है। कोई भी क्रिस्टल जालक है, कोई भी क्रिस्टल लेटिस है, उसकी सबसे छोटी इकाई है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से सभी दिशाओं में 3D में जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल। ठीक है, एकक कोशिका, इकाई सेल, जिसकी बात हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं।